Welcome to another episode of Global Indian. Today, we are honored to speak with someone who is truly a household name of our Wollongong community. From bringing people together through the Indian Association to becoming a lifeline for countless overseas students, his impact has been extraordinary. For many, he is true a rescue angel. Even today, he continues to serve selflessly, and his efforts have been recognized by each and everyone from our community. Often, we overlook those closest to us, but their quiet services creates the greatest impact. These are just a few glimpses. His contributions go far beyond what we can mention here, and we will discover more through his conversation. Today, we celebrate such an inspiring individual, Navneet Mittal. नमस्ते नवनीत जी। नमस्ते संध्या जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल फिट हूँ, बढ़िया हूँ। थैंक यू फॉर गिविंग अस टाइम और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करने में। तो बहुत सारे सवाल होंगे, कोशिश करूँगा आपसे जानने की बहुत इच्छा है हमको। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे, आप कहाँ से आए हो, आपका बैकग्राउंड, आपका जॉब एंड दोस प्रिमिटिव स्टेजेस का लाइफ। अच्छा, सबसे पहले सब जैसे आपने बताया, मेरा पूरा नाम नवनीत मित्तल है और मैं जो हूँ नैनीताल से हूँ, जो उत्तराखंड में है, हिल स्टेशन है। अगर किसी को नहीं बताया तो ब्यूटीफुल प्लेस, मैं वहाँ का हूँ। और अक्टूबर 2003 में मैं वोलंगोंग आया था, जब मेरी शादी हुई थी दीप्ति से। अच्छा। और तब वोलंगोंग बहुत छोटी जगह थी और वहाँ से जब मेरी जर्नी जो आई थी तो मेरे पास कोई जॉब तो थी नहीं तब। और वैसे भी जब नए नए लोग आते हैं तो इतना उनके पास जॉब होती नहीं है और मैं थोड़ा चिल्ड था, मुझे इतनी फिक्र नहीं थी कि आते ही जॉब लेनी है। तो जब तब वोलंगोंग कम्युनिटी बहुत छोटी थी यहाँ पे। मुश्किल से मेरे ख्याल से 50-60 लोग होंगे यहाँ पे। और उस टाइम में ज़्यादा कुछ यहाँ पर था नहीं। और एक इंडियन शॉप हुआ करती थी वहाँ पर, जहाँ पर आज की तारीख में डैन मर्फी है। तो रेलवे स्टेशन के जस्ट बाहर पे एक बहुत ओपन कार पार्क था। अच्छा। वहाँ पर एक 2 शॉप्स थी। तो एक आशा आंटी की शॉप थी जिसमें इंडियन मसाले और इंडियन चीज़ें मिलती थी। और वहाँ से जो स्टूडेंट्स आते थे यूनिवर्सिटी से, वहाँ पर छोले भटूरे, समोसे सब खाते थे और बड़ा मज़ा आता था वहाँ पर। अच्छा। हाँ, ये तो बहुत अच्छी और बात है ना? मैं जब आया था तो मैं फिर आशा आंटी से मिला। अच्छा। तो मैंने, क्योंकि मेरे को थोड़ा दुबई में मैं रहा था तो मुझे एक्सपीरियंस था कि शॉप कैसे रन करी जाती है, क्योंकि मैं वहाँ एक रेस्टोरेंट्स के लिए काम करता था। तो मैं आशा आंटी के टच में इस तरह से आया और उनकी मैंने मदद करी। और उसी वक्त एक वोलंगोंग में फेस्टिवल होता है बीवा लगाओ। तो जब बीवा लगाओ उस वक्त 1 हफ्ते के लिए होता था। अच्छा। तो आशा आंटी, प्रमिला जी, राजीव जी ये स्टॉल लगाते थे इंडियन समोसे के। मेरे लिए बड़ा नया था ये। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में आके समोसे तलना, पकौड़ियाँ बनाना और उसको बेचना, मुझे बड़ा मजा आता था। तो मैंने 1 हफ्ता बहुत प्याज काटी, बहुत आलू काटे और मतलब उससे फ्रेंडशिप बढ़ गई काफी लोगों से। और ये लोग ऑलरेडी पहले से थे वोलंगोंग में और ये काफी काम करते थे इंडियन एसोसिएशन का, और जैसे इंडिपेंडेंस डे करना और ये। और जब मैं आया था तो दिवाली फंक्शन था। अच्छा। तब उस वक्त टाउन हॉल में हुआ करता था। अच्छा। वोलंगोंग में जो टाउन हॉल है, बिल्कुल। और तो मैंने उसमें उनकी मदद करी। तो ऐसी बाय नेचर, हेल्पिंग नेचर की वजह से फिर उनको अच्छा लगा कि ये काम करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। तो ऐसे करके फिर मैं मीटिंग से भी जाने लगा और फिर फंक्शंस में। उस वक्त अनिल राव जो आज ब्रिस्बेन में है, वो हैंडल करते थे इंडियन एसोसिएशन का ईमेलिंग सिस्टम और ये। तो वो जर्नी वहाँ से मेरी 2003 से जो शुरू हुई है, तो आज 2025 है। बढ़िया। तो ये तो पता चल गया कि आप धीरे धीरे इस कम्युनिटी में संपर्क, like you started putting your foot there. Correct. Then how did you get actually involved in Wollongong association in total, and you became a prominent member? ये सब जानते हैं। तो we just wanted to know that link. How did you do that? पहले अनिल, जैसे मैंने बताया, जो अभी ब्रिस्बेन में है, वो अनिल वोलंगोंग छोड़ रहे थे।
अच्छा उनके पास कुछ ईमेल्स का डाटाबेस था, अच्छा ज्यादा नहीं था, हाँ 30-35-40 लोगों का था बस। तो उन्होंने जब वो मेरे से बोला कि तू इसे हैंडल कर सकता है, तो मैंने कहा हाँ मैं कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास कुछ आइडिया हैं। तो उन्होंने कहा कैसे आइडिया? तो मैंने सबसे पहले क्या करा कि एक वेबसाइट को रजिस्टर किया जिसका नाम दिया aikagong.org। ओके तो हमने ऐसे कहा कि आइका है ही, और गोंग लगा के aikagong.org एक हमने वेबसाइट बना दी। तो कुछ यहाँ बच्चे थे, उनसे हमने एक वेबसाइट बनवा ली और एक ईमेल आईडी क्रिएट कर लिया। तो उससे एक थोड़ा प्रोफेशनलिज्म आया कि एक इंडियन एसोसिएशन वोलंगोंग में। फिर जो भी फंक्शंस होते थे उन फंक्शंस के में हम सबके ईमेल आईडी कलेक्ट करना चालू कर दिया। तो हर फंक्शन में थोड़ा थोड़ा ईमेल आईडी हम कलेक्ट करते रहते थे। कोई भी आता था उसको बोलते भाई ईमेल आईडी बता दे। तो ऐसे करते करते हम लोगों ने डाटाबेस को डेवलप करना चालू किया। और फिर उसके बाद जो फंक्शंस होते थे कम्युनिटी में या जो भी होते थे उसका फिर एक न्यूज़लेटर टाइप बनाया जाता था और फिर वो ईमेल के जरिए सबको भेजा जाता था। तो वो काफ़ी पॉपुलर रहा, सबको इन्फॉर्मेशन मिलने लगी और फंक्शंस भी होने लगे। और उस वक्त इतनी पॉपुलेशन नहीं थी, तो अगर किसी को पता है तो जो एक हॉल है, जो डॉक्टर दया का हॉल है कॉरिडोर में, जो बहुत छोटा जिसमें 60-70 लोग ही आ सकते हैं, उसमें हम लोग ये फंक्शंस करते थे। इंडिपेंडेंस डे, दिवाली, और हम ही लोग खुद ही कुकिंग भी करते थे। अच्छा तो अपने घर पे थोड़ा खाना बना लिया और वहाँ पर, और मेनली वो बहुत, मेरे ख्याल से मुझे याद नहीं है कि शायद फ्री था या शायद कुछ पैसे लगते थे या $5 लगते होंगे उसकी कवर करने के लिए। और वही साउंड सिस्टम भी, अगर आप डॉक्टर दया के आज भी हॉल में जाओगे तो आपको साउंड सिस्टम मिलेगा और वहाँ पर आपको एक स्क्रीन भी मिलेगी, एक प्रोजेक्टर भी मिलेगा। तो हम लोग वहाँ पर पिक्चर्स भी देखते थे। तो इतना तो पता चल गया कि आपका एंट्री हो गया, बट ये फुल टाइम कब हो गए? बिकॉज अभी जो नवनीत मित्तल को हम जानते हैं, आइका में सबसे प्रोमिनेंट फिगर, वॉइस ऑफ वोलंगोंग इंडियन एसोसिएशन, जिसका अगर हम कहते हैं वो नवनीत मित्तल जी का चेहरा याद आता है। ये कैसे हुआ? देखिए, शुरू से टीम वर्क तो सभी करता, लेकिन मेरा थोड़ा सा एडवांटेज ये था कि क्योंकि मैंने ईमेलिंग सिस्टम डेवलप किया था, तो मेरा नाम, मेरा मोबाइल नंबर जाता था। और ऐसे ही वेबसाइट पे भी मेरा मोबाइल नंबर जाता था। तो वोलंगोंग में कुछ भी होता था तो वो ईमेल मेरे को आता था या फोन भी मेरे को आता था। तो इसलिए बार बार जब लोग मेरे से कांटेक्ट करने लगे, नवनीत नाम फेमस होने लगा, फिर थोड़ा सा मेरा एक जो सोशल वर्किंग का नेचर है, अगर किसी ने, क्योंकि सब लोग तो बहुत बिजी रहते थे, मैंने जैसे आज से करीब 17-18 साल पहले घर से काम चालू कर दिया था, तो किसी की भी कोई प्रॉब्लम होती थी तो मैं पर्सनली चला जाता था। वोलंगोंग में छोटी सी भी प्रॉब्लम है, किसी ने बोला कि नवनीत ये हो गया, तो मैं तुरंत उनके पास चला जाता था। तो इस तरह से मेरा जो एक फेस है वो सबको, और नाम जो है वो सबको पता लगने लगा। जो ईमेल था उसमें मेरा नाम भी जाता था। स्लोली ये हुआ कि जो भी वोलंगोंग में नया आ रहा है वो मेरे को फोन कर रहा है, मेरे से बातचीत कर रहा है, और फिर हम एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बन गया। इसलिए मैं फेमस हो गया। बट हम लोग जैसे प्रोग्राम, तो जो भी चीज हम डिसीजन लेते थे वो एक कलेक्टिव डिसीजन होता था इंडियन एसोसिएशन का। जो भी उस वक्त डॉक्टर दया प्रेसिडेंट थे, तो उनसे बात करने के बाद ही हम मेजर डिसीजंस लेते थे। छोटे मोटे डिसीजंस तो हम अपने आप ही ले लेते थे। तो और किसी को भी कोई प्रॉब्लम हुई, इंटरनेशनल स्टूडेंट को प्रॉब्लम हुई है, उस टाइम की बात बता रहा हूँ, तो वो बोलते थे नवनीत को फोन कर लो। फिर वो प्रॉब्लम में पड़ा तो उससे तो उसके लिए थोड़ा पैसा इकट्ठा कर लिया या कुछ कर लिया। तो दैट इज हाउ मेरा नाम भी फेमस हो गया और इंडियन एसोसिएशन में मेरी जगह भी पक्की हो गई। तो अभी तक तो इतने साल हो गए। व्यूअर्स को मैं ये बताना चाहती हूँ, जो नाम बियॉन्ड द ईमेल है, बियॉन्ड द टेलीफोन है, वो नवनीत मित्तल जी, कोई और नहीं, ये महाशय है। नाउ आई विल आस्क यू अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। उस समय का बॉन्डिंग कैसा था? आपके जो इंस्पिरेशन, जो आप काम करते थे सबके साथ, वाज इट सच अ ह्यूज स्केल व्हाट्स हैपनिंग नाउ? उस समय बॉन्डिंग कैसा था? देखिए, पहले मैं आपको प्रीवियस पे चला जाता हूँ कि मैं ज्यादा लोगों को बताता नहीं हूँ कि मैं कौन हूँ, पर आज आपने वीडियो बना के शायद लोगों को बता दिया, तो लोग शायद अब मुझे रोड पे बोल के तुम नवनीत मित्तल हो। बट थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। देखिए, उस वक्त बहुत कम लोग थे वोलंगोंग में, हम एक दूसरे को जानते थे यहाँ पे, और ज्यादातर लोग जो यहाँ पर थे वो प्रोफेशनल जॉब्स में थे। जैसे आज के टाइम में तो यहाँ बहुत अलग अलग छोटे छोटे जॉब्स में भी लोग आते हैं, लेकिन व्हेन वी टॉक 20 years बैक, तो सारे बहुत हाई प्रोफाइल जॉब्स में थे।
ओके और हम सबको जानते थे। ओके छोटी कम्युनिटी, एक दूसरे को जानना, एक दूसरे को फोन करना, और जो भी फंक्शन होता था वो सब लोग मिलके ही करते थे। यानी कि उस वक्त वोllongong में 70-100 लोग थे ज्यादा से ज्यादा, तो सब एक दूसरे को जानते थे और हर एक का छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन होता था, तो एक फैमिली टाइप बॉन्ड बन गया था। आप यकीन मानिए आज भी वो एक बॉन्ड बना हुआ है। बिल्कुल। मतलब आज भी अगर हम किसी के घर जाते हैं तो 100-150 लोग जो इकट्ठा होते हैं वो वही लोग हैं जो आज से 20-25 साल पहले प्रोग्राम्स में आते। तो हमारी बॉन्डिंग अभी तक चल रही है। हाँ, सैडली कुछ हमारे साथ नहीं है आज के दिन में, लेकिन उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया, बट हमेशा एक टीम वर्क रहा है हमेशा से। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे मैं ही, क्योंकि ईमेल करता था, सब लोग मेरे को बोलते थे कि ये हमने डिसाइड कर लिया है, तुम इसको ईमेल कर दो, तो मेरा नाम चला जाता था। तो लोगों को शायद ऐसा लगे कि शायद सारा काम मैं कर रहा हूँ, बट ऐसा था नहीं, सब मिलके ही काम होता था। सब घरों में मिठाई बन रही है, कोई रोटी बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, तो वो बड़ा फन था। अब तो हम लोग केटरिंग करते हैं, बट वो एक टाइम बहुत अच्छा टाइम था। तो आप सिर्फ ईमेलिंग ही नहीं, आपने फेसबुक शुरू कर दिया, फिर व्हाट्सएप ग्रुप इंडियन एसोसिएशन का किया, इस तरह के बहुत सारे जरिया आपने शुरू कर दिया जिससे लोग एक दूसरे से संपर्क में रहते हैं और सबसे पहले आपके साथ संपर्क में रहते हैं। सो नेसेसिटी आता है या कोई किसी को रेंट चाहिए, कुछ चाहिए, तो दे कम टू यू। सो हाउ डिड दैट हैपन? लाइक फेसबुक, आपको आइडियाज कहाँ से आते हैं? जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती गई, जैसे फेसबुक आया, मेरे को ज्यादा आता नहीं था फेसबुक के बारे में, लेकिन हमने फेसबुक का एक पेज क्रिएट कर दिया। आज भी आप देखोगे 2 पेज क्रिएटेड हैं, क्योंकि उस वक्त मेरे को खुद नहीं पता था मैं कर क्या रहा हूँ, तो हमने किसी तरह से क्रिएट कर दिया। तो वो एक बहुत अच्छा जरिया बना था। उसके बाद ईमेल तो था ही जैसे हमें, फिर उसके बाद ये आया, व्हाट्सएप आ गया। व्हाट्सएप का बहुत अच्छा सिस्टम हुआ, क्योंकि पहले व्हाट्सएप में सिर्फ 250 कुछ लोग होते थे, अभी फिर बढ़ते बढ़ते तो हमने फिर डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाने चालू किए वोllongong में। मेन हमारा जो मेन मकसद है या जो एम था वो ये था, नेटवर्किंग स्ट्रांग होनी चाहिए। तो जब नेटवर्किंग स्ट्रांग होती है तो उसमें एक फायदा होता है कि हमको पता है कि जैसे आप हैं, आपका एक पर्टिकुलर एक्सपीरियंस है, फिर कोई और है उसका पर्टिकुलर एक्सपीरियंस है, कोई डॉक्टर है उनका पर्टिकुलर एक्सपीरियंस है। मैंने जो नेटवर्किंग करी उसमें मेरे पास सबका डाटाबेस मेरे पास खुद के पास था, सबके फोन नंबर थे, कुछ थे। अब अगर कोई आदमी ये बोलता है कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरे पास सबका डाटाबेस है, मैंने अच्छी तरह से उनके नेम्स को फोन में बहुत अच्छी तरह सेव किए हुए हैं, उनकी डिटेल्स डाल के, तो मैं उनको बोल देता था कि इसको प्रॉब्लम है, इसकी आप मदद कर दीजिए। तो ये टोटल जो गेम था वो नेटवर्किंग का, आज भी गेम नेटवर्किंग का ही चल रहा है। जैसे कि कोई इंजीनियर है, अब कोई लड़का बोलता है सर मेरे को इंजीनियरिंग में प्रॉब्लम है, ये कोर्स करना है, ये कैसे करना है, तो हम दोस्त जो इंजीनियर है उनको ले लेते हैं कि भाई इससे 10 मिनट बात कर लो, या इसकी मदद कर दो, या कोई डॉक्टर को बोलते हैं इसको देख लो, इसको अपॉइंटमेंट नहीं मिला। तो सारा गेम जो था नेटवर्किंग से ही था, और लोग अच्छे मानते हैं मेरे को, थोड़ा रिस्पेक्ट भी करते हैं, तो कर भी देते हैं मदद। तो ऐसे करके हुआ। नवनीत जी, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, जो भी मुझे मिलते हैं नए लोग, तो वो हमेशा यही कहते हैं कि नवनीत जी करके है, उनके साथ संपर्क हुआ और उन्होंने हमें एक व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन किया, जिससे हमें पता चलता है कि इंफॉर्मेशन अबाउट वोllongong। सो आई फील वेरी प्राउड। आपको कैसा लगता है? देखिए, मुझे तो अच्छा लगता है। मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ जो मैं अक्सर लोगों को बहुत कम बताता हूँ। मैं मार्केटिंग में वैसे बहुत पुअर हूँ। ये मेरी एक ट्रैवल एजेंसी है जो मैं चलाता हूँ, और मुझे ट्रैवल का बहुत एक्सपीरियंस है। तो उसमें हम लोगों को इवेंट मैनेजमेंट करके भी एक सेगमेंट होता है जहाँ हमको बड़े ग्रुप्स को और उनको मैनेज करना पड़ता है। वो मेरी स्किल है। तो मैंने लार्ज क्राउड को कैसे मैनेज करना है, कैसे उसको एक्सेल शीट में कन्वर्ट करना है, वो एक्सपर्टीज मेरे को यहाँ पे काम आती है। टेक्नोलॉजी भी आती है। तो जैसे कोविड में जब बच्चों को बहुत परेशानी हुई थी, कोविड अभी नहीं करेंगे, 35 ग्रुप्स का। ओके, सो वोllongong में फिर लोगों को इकट्ठा करने के लिए और उनको सेग्रीगेट करने के लिए मैंने व्हाट्सएप ग्रुप्स चालू किए। अच्छा। तो उस व्हाट्सएप ग्रुप्स को भी मैंने बहुत क्लेवरली डिफरेंट कैटेगरीज में बांटा हुआ है। अच्छा। एक कोई जनरल हैं, कोई अलग ग्रुप हैं, ताकि उसमें मिक्स एंड मैच ना हो चैट्स को। जैसे टिफिन ग्रुप है हमारा वोllongong में, जिसमें लोग अपने टिफिन के खाने का चीज़ें डालते हैं, तो उसमें सिर्फ टिफिन के रिलेटेड ही होता है। तो ये ऐसे करके करीब 50-60 व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं जो मेरे पास अभी हैं, जिनका मैं एडमिन हूँ और मैं चला रहा हूँ।
50-60 ग्रुप्स 50-60 ओह ग्रुप्स माय हैं। गुडनेस तो आप मेरे से पूछेंगे कि अभी आप कैसे चला ले रहे हो, इतना कैसे कर ले रहे हो। या तो जैसे मैंने आपको बताया कि इवेंट मैनेजमेंट मेरी खासियत है। आई एम अ मल्टीटास्कर। मैं बहुत सारे काम एक साथ कर सकता हूँ और मेरी एक थ्योरी है कि मैं दिन में 18 घंटे काम करता हूँ। तो 18 आवर्स आई हैव टू वर्क, चाहे वो कोई भी वर्क हो। तो उसमें अटेंशन टू डिटेल मेरी बहुत अच्छी है और मेरा जो सिस्टम मैंने जो बना के रखा हुआ है वो बहुत स्मूथली काम करता है। तो मैं एक स्पैन में सब देख लेता हूँ कहाँ पर क्या चल रहा है और शायद वो स्किल मेरे को काम आ रही है। ये तो रियली कमाल की बात है। बट कितना भी आप मैनेज करो, कहीं आपके पर्सनल लाइफ में ये स्ट्रेस और इंटरफियर नहीं होता, लाइक ऑल दिस मैनेजिंग दिस ग्रुप्स एंड योर पर्सनल लाइफ, योर किड्स एंड अदर थिंग्स एट होम, तो ये इंटरफियर होता है कि नहीं होता? डेफिनेटली इंटरफेयर तो होता ही है, बट फिर? थैंक्स टू माय फैमिली, माय वाइफ, जो मुझे इतना स्पेस दे देते हैं करने के लिए। बट मेरी एक थ्योरी है कि एक्सपीरियंस जो आप गेन करते हैं लाइफ में, अगर आप क्राइसिस के टाइम पे बैलेंस्ड नहीं होंगे तो फिर आप मतलब एक्सपीरियंस फिर किसी काम का नहीं किसी है। काम। तो आई एम मोर बैलेंस्ड जब कोई प्रॉब्लम आती है या कोई क्राइसिस आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को बहुत रात को फ़ोन आते हैं क्योंकि हम सब यहाँ रहते हैं ऑस्ट्रेलिया में, हमारे लव्ड वंस इंडिया में रहते हैं। तो मुझे फ़ोन आता है कि किसी के फादर की डेथ हो गई, मदर की डेथ हो गई और वो फिर रात को मेरे को फ़ोन कर रहे हैं कि, तो उस वक्त जो काम कंपोज और वो जो मैं सिस्टम होता है, दैट इज़ माई मेन की। ये सब सुन के ना मुझे बहुत हैरानी होती है नवनीत जी, बिकॉज आसान नहीं है ये सब करना। लेकिन आप जब ये सब करते हो तो कुछ तो ऐसे इंसिडेंट्स होंगे जो आपको डिस्टर्ब किए होंगे और आपने कैसे डील किया, कुछ बता सकते हो सम इंसिडेंट्स अबाउट? जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी कभी कोई इंसिडेंट होती है या कोई भी प्रॉब्लम होती है, आई एम वेरी कूल एंड कंपोज बिकॉज दैट इज द एक्सपीरियंस दैट आई हैव गेन। सो अगर हम प्रॉब्लम्स में ही पैनिक कर जाएंगे तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। अब जैसे स्टोरीज है बहुत सारी हैं। जैसे एक बार एक इंसिडेंट हुई थी जिसमें पति ने अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया था एक छोटे से बच्चे के साथ, और मेरे को पता लगा था। और वो इतना रूड था बिहेवियर कि वो बैठे हुए अंदर, इन लॉज बैठे हैं, वो बैठे हैं और पत्नी को उन्होंने बाहर कर दिया है। तो फिर मैं गया, उनको मैं अपने घर लाया और वो कुछ दिन मेरे पास रही थी। इस तरह से भी हमने किया है। कई बार क्या हुआ है कि किसी के फादर जैसे इंडिया में डेथ हुई, अब उनके पास वो इतने पैनिक हो गए थे, उनका वो एयरपोर्ट नहीं जा पा रहे थे और बहुत पैनिक थे। तो फिर मैंने उनका पहले टिकट बुक किया, फिर मैं उनको एयरपोर्ट तक भी छोड़ के आया। तो ऐसे करके कई सारे इंसिडेंट्स होते हैं जब कुछ लोग बीमार होते हैं। जैसे कई स्टूडेंट्स होते हैं, वो घर पे अकेले हैं और बीमार हैं, अब उनको कुछ नहीं है तो फ़ोन कर देते, सर मेरे को कहीं से खाना मिल जाए, खिचड़ी मिल जाए। तो फिर मैं किसी को रिक्वेस्ट कर लेता हूँ, जैसे आशा आंटी को बोल दिया, आंटी एक खिचड़ी बना दो। मैं किसी लड़के को बोलता हूँ, वो उसके घर पे छोड़ देगा, उसके दरवाजे के बाहर छोड़ देगा। तो इस तरह से कई सारी चीज़ें, डिस्ट्रेस कॉल्स आती हैं, डोमेस्टिक वायलेंस की आती हैं कि किसी ने पत्नी को मारा, फिर पत्नी रो रही है वो, और उसको ये नहीं पता है कि कहाँ जाना है। कई बार तो लोग रहे हैं मेरे घर पे आके, 1-2 दिन रहे हैं। एक इंसिडेंट था कि जिनका घर जल गया था पूरा, वो तो मेरे घर में करीब 15-20 दिन रहे थे, उनका घर जल गया था। तो ऐसे इंसिडेंट्स बहुत होते हैं और वो जब मुझे फ़ोन आता है तो फिर मैं एक्सक्यूज़ नहीं हो सकता, फिर मेरे को मदद करनी ही करनी है कहीं ना कहीं से, या तो बाहर से मदद लेनी है या फिर मुझे खुद करना है। दो में से एक चीज़ है, तो उसमें कोई और चॉइस नहीं है। मैं छोड़ नहीं सकता किसी को बीच राह में। अगर फ़ोन कॉल आ गया है, इसका मतलब अब हमें करना है। तो वो एटीट्यूड से मैं चलता हूँ। और वॉलंगडोंग में आई विल से बाय गॉड ग्रेस सब बहुत अच्छे हैं। एक फ़ोन कॉल पे सब मदद कर देते हैं। कोई अगर स्पेस नहीं देता तो पैसा दे देता है, कहीं ना कहीं से मदद मिल जाती है। तो इस तरह से काम चल रहा है। सो ये बहुत दिल दहलाने वाली बात है कि हम सब घर में बैठे हैं, हमें पता भी नहीं चलता कि क्या हो रहा है। और यहाँ नवनीत जी है, इस तरह की स्टोरीज बता रहे हैं कि मदद करना एक सोच है, पर जब प्रैक्टिकली करते हैं, there's so much beyond it, you know, like आपने कहा किसी को घर पे रखना है। हम किसी एक मेहमान को 2 दिन रखने से हम परेशान हो जाते हैं। आप
The problems are not ending at one place. They are coming one other challenge. जो आप हर चैलेंज में आप रेस्क्यू बन के जाते हो, तो दिस इज समथिंग आई कांट बिलीव. मेरे पास शब्द नहीं है कैसे इसको सराहूं, यू नो. देखिए, मैं हर एक को एक ही चीज बोलूंगा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम को पकड़ के रो मत. ये सोचो कि ये तो हो गया, अब इसका सोल्यूशन क्या निकालना है. सो जैसे सब लोग कहते हैं, हम लोगों में, हिंदुओं में, बुद्धिस्ट में कहते हैं कि फॉर एवरी प्रॉब्लम देयर इज अ सोल्यूशन, सो यू शुडंट वरी अबाउट इट. एंड फॉर अ प्रॉब्लम इफ देयर इज नो सोल्यूशन, देन व्हाई यू वरी अबाउट इट. देयर इज नो सोल्यूशन टू इट. आई फॉलो दैट थिंग कि हर एक चीज का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सोल्यूशन है, और एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन. तो अगर किसी ने मुझे फोन किया है, और मैं तो हर एक को यही बोलूंगा कि अगर आपको कोई मदद के लिए फोन भी करता है ना, उसकी मदद जरूर करें, क्योंकि वो आदमी ने कुछ सोच के ही आपको फोन किया है. चाहे पूरी ना करे, थोड़ी सी कर दें, तो दैट इज हाउ इट विल हेल्प यू. नवनीत जी, आपने इंडियन एसोसिएशन और कम्युनिटी के बारे में बहुत बताया, और आपके सर्विसेज और जिस तरह से जुड़े हैं, इतने सारे इंसिडेंसेस बताया. लेकिन एक और कम्युनिटी है विच इज कॉल्ड ओवरसीज स्टूडेंट्स. जनरली हम जो वेल एस्टैब्लिश्ड कम्युनिटी, जैसे आपने बताया था, काफ़ी अच्छे प्रोफेशंस में थी, इसमें जुड़ता नहीं है. उस सेक्शन को आपने कैसे अटेंशन दिया, और सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद थे वो लोग, एंड दे कम टू दिस कम्युनिटी एंड गेट लॉस्ट, दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग. ये तो 20 साल पहले की बात है या 10 साल पहले की बात है. तो what we know is you are very well associated with them. Then how did that journey start? ओके, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की हम लोग शुरू से मदद कर रहे थे, लेकिन जो रियल टर्न आया वो आया कोविड में. अच्छा. तो कोविड में जब लॉकडाउन हुआ, तो उस वक्त ज्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो फेब मार्च में आते हैं, तो तभी लॉकडाउन लगा था. अच्छा. तो हमको बहुत डिस्ट्रेस कॉल्स आई कि ऐसे करके कुछ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं जो घर में बंद हैं और उनको कुछ नहीं पता है. तो जब आप पहली बार किसी भी सिटी में आएंगे तो आपको पता ही नहीं होगा कि कहाँ पर कौन सी दुकान है, कहाँ वुलवर्थ है, कहाँ कोल्स है. तो जब हमको फोन कॉल आया, तो हम लोगों के पास उस वक्त करीब 10-15 स्टूडेंट थे. तो हमने उनसे बात करी, तो उनके पास कुछ राशन या कुछ नहीं था. तो फिर हमने कम्युनिटी से पैसे इकट्ठा करके उनके दरवाजे पे हम लोग राशन रख के आए. फिर जैसे ही पता लगा कि वो 15 के 25 हो गए, 25 के 50 हो गए, तो इतने सारे स्टूडेंट्स जो थे उनके पास जॉब नहीं थी, उनके पास कोई खाने को नहीं था. इंडिया में लॉकडाउन था. इंडिया से जैसे आपको पता है कि पैसा सिर्फ बैंक से ही ट्रांसफर होता है, यहाँ से तो हम लोग ऐप के थ्रू करते हैं, इंडिया से आप ऐप के थ्रू नहीं कर सकते. तो ये सब देखने के बाद हमारे पास काफी सारे स्टूडेंट्स इकट्ठा हो गए थे. तब हमने एक चीज देखा कि इनकी ग्रास रूट पे कोई मदद नहीं कर रहा है. देखिए, हार्श रियलिटी क्या है कि यूनिवर्सिटी ने अपनी फीस ले ली, एक इमिग्रेशन एजेंट ने अपनी फीस ले ली, इंश्योरेंस कंपनी ने अपनी फीस ले ली, ये बच्चों ने सब तो पे करते, लेकिन ग्रास रूट पे इनकी कोई मदद नहीं कर रहा था. तो जब हम मदद करना चालू किया कोविड में, तब हमको ये आइडिया आया कि हम क्यों नहीं इनकी ग्रास रूट लेवल पे मदद करेंगे, और वो भी फ्री ऑफ चार्ज करेंगे. तो हमने फिर शुरुआत में कहा कि इनको कैसे इकट्ठा किया जाए. तो ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी हमको करनी थी, हमने व्हाट्सएप ग्रुप्स क्रिएट करने चालू किए. तो वो कब जो स्टूडेंट्स 15-20 थे, वो कोविड के टाइम में 200, 250, 300 हो गए. और फिर हैट्स ऑफ टू आवर वोलंगोंग कम्युनिटी, क्योंकि हमने जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, तो वोलंगोंग कम्युनिटी में हमने 2 प्लेसेस रखे थे खाने के. तो हर एक फैमिली को बोलते थे कि आप 15 टिफिन बना दीजिए, कोई 20 टिफिन बना दीजिए. तो सब लोग अपने घर पे थोड़ी थोड़ी कुकिंग करके और एक एड्रेस पे छोड़ देते थे, और एक दूसरे 2 एड्रेस पे छोड़ देते थे. फिर हम उस व्हाट्सएप के थ्रू स्टूडेंट्स को मैसेज भेजते थे कि ये खाना आ गया है, ये फोटो है, अब एक एक जाके अपना खाना आप पिक कर लीजिए. तो ये चैरिटी वाला काम करीब 1 साल तक चला था. तब हमने स्टूडेंट्स को, आप सोचिए, हमने सब कुछ दिया. हमने उन्हें साइकिल, हीटर, फैन, जैकेट, सब कुछ दिया. फिर हमने सोचा कि इसको कैसे कॉन्क्रीट किया जाए, कैसे इसको और मीनिंगफुल किया जाए. तो फिर हमने एक एसोसिएशन रजिस्टर करी, AISA, विच इज ऑस्ट्रेलियन एशियन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की. उसके अंडर में फिर हम लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाने चालू किए. उसके लिए एक स्पेशल नंबर भी लिया. फिर हमने हर सिटी का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया. उसके बाद फिर हमने उसको और अंदर डिवाइड करके उनको कोर्स में भी डिवाइड किया. यानी कि अगर कोई इंजीनियर स्टूडेंट है तो इंजीनियरिंग ग्रुप में चला जाएगा, ताकि वो वहां डिस्कस कर सके. और हर सिटी में एक ग्रुप बनाया. हर सिटी में फिर हम कोविड में जब हमारी जान पहचान हो गई, तो हर सिटी में हमने लीडर्स ढूंढे.
आज की तारीख में ऑस्ट्रेलिया में किसी भी स्टूडेंट को किसी भी सिटी में प्रॉब्लम होगी, अगर वो हमको मैसेज करता है तो 1 घंटे में उसमें हेल्प पहुंच जाएगी, क्योंकि हमारा नेटवर्क बहुत बड़ा है, क्योंकि हर जगह सोशल सर्विस अवेलेबल है, तो वो होता है। अब कोविड चला गया है, हमने सोचा कि हम इसको कंटिन्यू रखते हैं, तो अभी करीब करीब स्टूडेंट्स का, जैसे मैंने आपको बताया, करीब 50-60 व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, तो उसमें वो आपस में चैट करते हैं, आपस में जो अकोमोडेशन है, किसी को कुछ है। उसके बाद बहुत से मुझे डायरेक्ट कॉल तो रोज इतने आते हैं कि सर अब मैं यहाँ फंस गया हूँ, या मुझे ये सलाह चाहिए, या मैं बहुत स्ट्रेस्ड हूँ, या मेरे को डिप्रेशन हो रहा है, या मैं बीमार हो गया हूँ। मतलब वो प्रॉब्लम्स एंडलेस हैं। वहां तक भी छोड़िए, उनके पेरेंट्स सबसे मैं बात करता हूँ, क्योंकि उनके पेरेंट्स को रियलिस्टिक कुछ नहीं पता है, फिर उनके पेरेंट्स को समझाता हूँ कि आप ऐसे, उनको वो पूरी बात करते हैं। कई बार तो ये होता है कि वो स्टूडेंट फोन नहीं उठा रहा होता है, तो वो मुझे फोन आता है कि नवनीत जी वो मेरा लड़का फोन नहीं उठा रहा है। फिर मैं ढूंढता हूँ डाटाबेस में कि उसके बगल में कोई रहता है, तो उसको बोला, फिर बोला भाई बात कर ले अपने फादर से, मदर। तो ऐसे करके काफ़ी हम लोगों इस तरह से लिंक किया हुआ है। और फिर जैसे सैड न्यूज़ भी होती हैं, जैसे किसी स्टूडेंट की डेथ हो गई, फिर उसकी डेड बॉडी को इंडिया भेजना, उसको उसके लिए पैसा इकट्ठा करना, वो बहुत पेपर वर्क है उसमें। वो भी कई सैड इंसिडेंट्स हुई हैं, तो पेरेंट्स को कैसे, उन पेरेंट्स से बात करना, ये मिक्स है सारा कुछ, ये बहुत कुछ है। मतलब अभी बट ये हो रहा है, ऊपर वाला कर रहा है, वो लोगों की कम्युनिटी मुझको हेल्प करती है, और मैं जहाँ भी फंसता हूँ मैं लोगों के हेल्प ले लेता हूँ। यहाँ बहुत सीनियर है मुझसे लोग, वो मुझे अच्छी सलाह दे देते हैं, थोड़ा पैसा दे देते हैं, तो सोल्यूशन निकल आता है। बट हाँ, हो रहा है, चल रहा है। ये आपकी विनम्रता है जो आप लोगों को श्रेय दे रहे हो, बट दिस इज नॉट एन ईजी वर्क। जिस तरह से आप बता रहे हो, इतने ग्रुप्स को संभालना, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो एंडलेस होती है, और इतना आप काम करते हो तो आपको कभी क्रिटिसिज्म भी फेस करना पड़ता है, बिकॉज जब जहाँ सोशल सर्विस है वहाँ तो सब कुछ तो अच्छा तो होता नहीं है, क्रिटिसिज्म भी होता होगा, तो वो कभी निराश करता है। और नहीं, क्रिटिसिज्म होता है, डेफिनेटली बहुत बार होता है, लेकिन मैं क्रिटिसिज्म को कभी भी नेगेटिव वे में नहीं लेता हूँ। मैं ये सोचने की कोशिश करता हूँ कि वो जो मुझे क्रिटिसाइज कर रहा है वो क्यों कर रहा है। जैसे एक लड़के ने बहुत पहले मुझे लिखा था, वो इंडिया चला गया था, और उसने मेरे को मिलने के लिए बुलाया था कि सर आप मुझे मिलने आइए, और मैं किसी वजह से उससे मिलने नहीं जा पाया, और फिर वो चला गया इंडिया। तो उसने मुझे एक ईमेल लिखा था कि सर आपकी वजह से मैं नहीं मिला, और मैं डिप्रेशन में गया, और ये था। तो मेरे को उस बात का बुरा नहीं लगा, क्योंकि मैंने सोचा मेरी गलती है, मैंने उसको मिलना चाहिए था मेरे को। हालांकि कोई ऑब्लिगेशन नहीं है मेरे को उससे मिलने का। तो जो लोग मेरे को कभी कभी क्रिटिसाइज करते हैं, जो मुझे नहीं जानते हैं, मैं कभी कभी यही सोचता हूँ कि कुछ गलत कर रहा हूँ, या किसी आदमी को मैंने कुछ गलत किया है, तो उसको फिक्स करने की कोशिश करते हैं। कभी कभी मैं डायरेक्टली बात कर लेता हूँ उनसे, कई बार जाके मिल भी लेता हूँ, तब वो फिर ठीक हो जाते हैं, क्योंकि कई बार आप जब जानते नहीं है किसी को। लेकिन हाँ, डेफिनेटली कोई भी क्रिटिसिज्म आएगा, मैं उसको नेगेटिवली बहुत कम लेता हूँ। मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि अगर ये कुछ कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसको अच्छा नहीं लगा है, तो उसको फिक्स कर सकते हैं अगर हो सके तो, या उससे मिल लें। तो क्रिटिसिज्म तो आते ही हैं, आप जैसा भी काम करेंगे, आप हर एक को खुश नहीं कर सकते। आप कभी थकते नहीं हो ये सबसे, दिमाग और शरीर से भी, कि बहुत हो गया अभी ये सब मैं भी रोक देता हूँ? कभी ऐसा फीलिंग आता है आपको? देखिए, ऐसा है कि मैं खुद नहीं जाता हूँ कहीं किसी के पास, कि किसी की प्रॉब्लम होती है, तो जब मेरे पास प्रॉब्लम आती है तो फिर मैं रुक ही नहीं सकता। बिल्कुल। बात तो ये होगी कि मैं अगर किसी प्रॉब्लम्स को ढूंढ रहा हूँ तो वो अलग कहानी है। प्रॉब्लम जब किसी की मेरे पास आती है तो फिर आप रुक ही नहीं सकते, आपको सोल्यूशन ढूंढना ही ढूंढना है, क्योंकि वो आदमी के लिए आप ही अकेली हो, तो आप उसको ब्रश ऑफ नहीं कर सकते हो। और जब आप इतने साल से हो, आपकी नेटवर्किंग है, तो जो भी उसकी प्रॉब्लम है वो सॉल्वेबल होगी। अगर कुछ नहीं भी सॉल्व होगी तो कुछ हद तक हम उसको गाइड कर सकते हैं, या उसको मोटिवेट कर सकते हैं, या उसको बोल सकते हैं तू कर, मैं हूं। वो ही उतना ही शब्द बहुत होते हैं उनके लिए, कि एक कोई बाहर से आया है और उसको कुछ नहीं पता है, वो कहीं रोड पे सो रहा है, सड़क पे है, रेलवे स्टेशन पे सो रहा है, बच्चे हैं, वो एक फोन कॉल करके उन्हें लगता है कि हाँ कोई तो है, और उसका फिर सोल्यूशन कहीं ना कहीं निकल आता है। कि जैसे कुछ स्टूडेंट आए थे जो रेलवे स्टेशन में सोए, उनको घर नहीं मिला, तो फिर वो अगले दिन में
किसी ने बोला कि तुम नवनीत को फोन कर लो, वो कुछ ना कुछ कर देगा। तो फिर उस लड़के को फिर दूसरे लड़कों से बात करी, तो पता लगा कि वो एक गैराज में उसको एक दिन 2 दिन रखा किसी के गैराज में, फिर उसको घर मिल गया। तो दैट इज हाउ इट ऑल वर्क्स। तो अगर कोई फोन कॉल आएगा, अब वो फोन कॉल आने का मेरे पास उसमें कोई रोक नहीं है, मेरा नंबर ओपन है, सबके पास है। तो आप मदद चाहिए, अगर मैं नहीं कर सकता तो किसी से बोलूंगा कि भाई कुछ कर सकते हैं तो कर देते हैं, लेकिन छोड़ेंगे नहीं, किसी को बीच में नहीं छोड़ेंगे। That's why people know you as a rescue angel और मसीहा भी बोल सकते हो, ये हम जानते हैं। ये सब नहीं है। कोई भी फैमिली मेंबर इतना कम्युनिटी सर्विस करते हैं और ये आपका ड्यूटी जिस तरह से 18 घंटा बोलते हैं, तो डेफिनेटली आपकी जो लाइफ पार्टनर का बहुत ज़्यादा इसमें श्रेय देना पड़ेगा ना। तो मैडम दीप्ति मित्तल, शी इज वाइफ ऑफ नवनीत मित्तल। तो कम्युनिटी मेंबर्स तो सब जानते ही दीप्ति को, बट जो स्टूडेंट्स हैं या बहुत सारे ऐसे हैं जो चेहरे से नहीं जानते नवनीत मित्तल को, आज यू कैन सी दीप्ति मित्तल, वाइफ ऑफ नवनीत मित्तल जी। तो हेलो दीप्ति, कैसी हो? बस बढ़िया हूँ मैं। बस तो ये पूछना है कि नवनीत जी इतना काम करते हैं, हमेशा फोन में रहते होंगे, तुम्हें कैसा लगता है? तुम्हें कभी हाउ डू यू टेक ऑल दिस थिंग्स, सो हाउ डू यू सपोर्ट हिम? फ्रस्ट्रेशन आता है या हाउ डू यू सपोर्ट? सच बताओ। नहीं, कभी कभी तो फ्रस्ट्रेशन आता है, बट जब तक मेरे डेली रूटीन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और इनको जो करना है, जो भी हेल्प करना है या जो भी सपोर्ट करना है, अगर वो कर देते हैं तो फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर वो अपना काम कर सकते हैं और मेरे को मेरा काम पता है क्या करना है, कैसे हो रहा है। जब तक सब काम होता रहता है, मुझे कोई इश्यू नहीं है इस बारे में, बिल्कुल। अच्छा, हम लोगों के साथ क्या है कि हम एक सबका एक प्रोग्राम हमारे पास एक ऐप के थ्रू है कि जिसका जो प्रोग्राम है उसमें फीडेड है। तो हम एक दिन पहले पूरा प्लान बना लेते हैं कि ये इतने बजे ये, इतने बजे ये, इतने बजे ये, तो अकॉर्डिंगली उसको ही स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। जैसे आपने एक सवाल पूछा कि लोगों की मदद कैसे करते हैं, तो अब जैसे मान लीजिए जय का सॉकर है 6 बजे और वो फिनिश करता है 8 बजे, तो मेरे पास वो जो 1-1.5-2 घंटे का विंडो है, उसमें मैं जाके लोगों से मिलाता हूँ। अच्छा। और उसकी प्रॉब्लम्स को देख लेता हूँ, उस वक्त उसको कर लेते हैं। अनलेस अनटिल इमरजेंसी है, इमरजेंसी में तो भागना ही भागना है, लेकिन इस तरह से मैं अपने टाइम स्लॉट्स को कर लेता हूँ जहाँ भी मुझे मिलता है। चाहे अगर उसको जैसे तुम बात कर लेना, वो पहले जो बोली थी ना, तो दैट इज हाउ मैनेज हो जाता है किसी तरीके से। और जो मेरा बिजनेस है वो फोन पे चलता है, तो मैं फोन पे जितना बात कर सकता हूँ, बाकी फिर मैं रात को बैठ के उनका अपना काम फिनिश कर लेता हूँ। बिकॉज मेरा कोई ऐसे जॉब नहीं है कि 9 to 5, मेरा 24/7 जॉब है। तो मैं फ़ोन जब तक बज रहा है और मैं फिर उसी को करके शाम को रिप्लाई करके कर लेता हूँ, या उनको कस्टमर को बोलता हूँ कि मैं आपको रात को फ़ोन कर लूँगा। तो मेरे वर्क की वजह से भी थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी मुझे मिल रही है, क्योंकि आई एम सेल्फ एम्प्लॉयड, तो मुझे किसी के लिए करना नहीं है। तो वो मेरा बेनिफिट है टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि नवनीत के पास ही कैन वर्क फ्लेक्सिबल आवर्स और मेरा है कि मेरा बिल्कुल टाइम्ड है। तो विद इन दैट जब मैं काम कर रही होती हूँ तो नवनीत विल नॉट डिस्टर्ब मी, बिकॉज ही कैन वर्क अराउंड हिज फ्लेक्सिबल आवर्स। वो अपने उस टाइम में वो बच्चों का ख्याल रख सकते हैं। और वंस जब मैं घर वापस आ जाती हूँ तो मेरे पास टाइम ही टाइम है, बिकॉज दैट इज वो मेरे घर का टाइम है। उसमें मैं काम का बिल्कुल भी ना मैं सोचती हूँ और ना ही मैं कुछ करती हूँ। सो दैट इज 100% डेडिकेशन टुवर्ड्स हाउस, फैमिली एंड किड्स एंड घर के जो भी चोर्स करने हैं। तब नवनीत के पास पूरा फ्री टाइम होता है। तो वो टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एबल टू डू ऑल दिस वर्क आउटसाइड द वर्क। आप गार्डनिंग भी करते हो ना, तो हाँ, वो कौन तो करता है? तुम? नहीं, मुझे भी शौक है, सारी वेजिटेबल्स ही मुझे उगाने का शौक है, लगाने का शौक है, टू चूज कि क्या लगाना है और क्या निकालना है एंड ऑल दैट। नवनीत का काम है प्रिपरेशन का। अच्छा। कि मुझे मिट्टी ला के देना, खोदना, बना के देना, मुझे प्री और पोस्ट प्रिपरेशन नवनीत करते हैं। पानी देना, ये सब नवनीत का काम है। मेरा काम बस लगाना, उगाना, हाउ द थिंग्स आर ग्रोइंग, वो मैं करती हूँ। वो भी बहुत बड़ा आर्ट है, बिकॉज पौधे ऐसे नहीं बड़े होते। हाँ, तो वो कौन से मौसम में क्या लगाना है, कितनी सब्जी लगानी है, क्या फूल लगाना है, वो मैं चूज करती हूँ। बाकी जो मेहनत वाला काम है वो नवनीत करते हैं। तो क्योंकि मैंने सुना कि तुम्हारे गार्डन में बहुत शौक कुछ होता है। और गार्डन
क्योंकि आपने देखा होगा घर थोड़ा सा बड़ा है, हाँ। तो गार्डनिंग से एक्सरसाइज हो जाती है मेरी। बिल्कुल। क्योंकि जैसे यहाँ पर ग्रीन बिन एवरी वीक जाता है, तो आप पूरे घर में ऊपर नीचे करेंगे तो आपको, माय गोल इज टू फिल दैट बिन, Okay. तो उससे एक एक्सरसाइज भी जाती है, पूरे घर में चलते रहो, कुछ करते रहो, तो और अच्छा भी लगता है, थोड़ा मेंटेन रहता है तो अच्छा भी लगता वो है। थोड़ा, हाँ, तो हमारा सैटरडे एक संडे भी हमारा रहता है। उसमें चला जाता है। So Navneet जी, आप इतना सर्विस करते हो, तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट द न्यू जनरेशन? उनको कैसे इंस्पायर करेंगे? लाइक आपकी जर्नी से वो कैसे इंस्पायर करेंगे? और अगर ऐसा है तो आपका एडवाइस क्या है उनके लिए? देखिए, जो भी स्टूडेंट्स की हम लोग मदद करते हैं या हम लोग जो भी उनको मोटिवेशनल, मेरा एक है कि मैं हर वीक एक मोटिवेशनल मैसेज उनको करता हूँ विद द करंट सिचुएशन। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे पर्सनल मैसेज करते हैं कि सर हम बहुत इंस्पायर होते हैं जो भी आप लिखते हैं, हम अब, और आपने हमारी इतनी मदद की है, हमको घर मिला, जॉब मिला, फ्रेंड्स मिले, तो हम कैसे अब आगे रह के औरों की मदद हम कर सकते हैं। तो वो दे आर ऑल कमिंग फॉरवर्ड टू हेल्प ईच अदर। ये जो हमने एक एटमॉस्फेयर बनाया है वोलंगोंग में, जिसके सब व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए, इससे एक फैमिली काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर यहाँ क्रिएट हुआ है, और इसी वजह से एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। जैसे बहुत से लोग 491 वीजा पे आए हैं, उनको घर एकोमोडेशन के, तो सब लोग एक दूसरे की, इससे एक उनको होप मिली है कि हम एक फैमिली है, सब एक दूसरे को जानते हैं, तो सब एक दूसरे की मदद करने को तैयार हैं, और वो वेट कर रहे हैं मेरी अपॉर्चुनिटी कहने का कि भाई तू कुछ कर दे। तो वो कह रहा सर आप जब भी बोलोगे हम करने को तैयार हैं। तो मेरे इट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग फॉर मी कि बहुत सारे लोग आज की तारीख में तैयार हैं आगे और लोगों के फ्यूचर में मदद करने के लिए। बिकॉज मैं हमेशा बोलता हूँ वी आर हियर एज अ फैमिली, हमको एक दूसरे की मदद करनी है, और इसमें कोई चॉइस नहीं है तुम्हारी, क्योंकि आपकी मदद की है किसी ने तो अब आपको करनी है, तो स्टूडेंट्स करने को तैयार हैं। ओके नवनीत जी, आपने इतना कम्युनिटी सर्विस के बारे में बात किया, तो आपका फाइनल मैसेज क्या है हम अपने कम्युनिटी के लिए? हाउ वी शुड गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम यू, एंड किस तरह से प्रोसीड करना चाहिए ये सर्विस अनएंडिंगली? देखिए, मेरा सबको एक ही सलाह है या एक ही एडवाइस है कि हर इंसान के पास कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस है, वो किसी ना किसी एक्सपर्टीज में है, वो अपनी एक्सपर्टीज को अगर लोगों को उससे उसकी मदद कर सकता है तो करे। आज की तारीख में लोगों की जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं उससे हम लोग गुजर चुके हैं, तो अगर हम अपने एक्सपीरियंस से दूसरे को कुछ सिखा सकें, कुछ उसकी मदद कर सकें, चाहे वो हमारी एजुकेशन से हो, चाहे नेटवर्किंग से हो, चाहे हमारे पास कुछ वेल्थ एक्स्ट्रा हो, या कुछ भी अपने पास जो एक्स्ट्रा है जो हमने गेन किया है, उससे अगर हम किसी की थोड़ी सी भी मदद कर सकें तो मेरे ख्याल से हम एक बहुत अच्छा एक कम्युनिटी, बहुत अच्छा समाज यहाँ बना सकते हैं। तो ये है नवनीत मित्तल और उनकी मिसेस दीप्ति मित्तल, जो हमारे कम्युनिटी के स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं, एंड दे हैव गिवन सच अ ब्यूटीफुल मैसेज टू ऑल ऑफ अस, inspiring us to do something more to the community other than our own personal lives.